हेलो दोस्तों, जीके मैसेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारा कुछ डाउट है वो एकदम आराम से क्लियर करेंगे। फर्स्ट में देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर देशांतरीय रेखाएं देखेंगे, अक्षांश रेखाएं देखेंगे, उसके बाद में एक अंश में कितनी डिग्री का कोण बनता है वो देखेंगे, और देशांतर रेखाएं में कितनी डिग्री होती हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, दिन रात किस प्रकार से होते हैं, परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, सारा कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे। मैंने एक पृथ्वी को मास्टर वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर कराया, यानी पृथ्वी का आंतरिक कोड है उसके बारे में। पृथ्वी का एक हिस्सा यहाँ पे बांटा हुआ है, फिर यहाँ पे आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेंटल, भूप्रकृति, यानी सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे चित्र बनाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें दर्शाया गया है कि पृथ्वी की गहराई कितनी है, यानी इसे कितनी किलोमीटर गहराई में मापा गया है, और फिर किस वैज्ञानिक द्वारा इसका अध्ययन किया गया है वो बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी की गोलार्ध के बारे में, यानी पृथ्वी किस गोलार्ध में हमारा जैसे गोलार्ध है, गोलार्ध में हर राज्य के बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि कौन सा राज्य किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डाउट क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे दो चीजें, ज्यादातर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिट वगैरह RSPCS में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परिभ्रमण और परिक्रमण किसे कहते हैं। ये मोस्टली पूछे जाते हैं ज्यादातर, यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाए, परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, और दिन रात किस प्रकार से बनते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। परिभ्रमण फर्स्ट वाला लेंगे हम, परिभ्रमण, यानी परिभ्रमण किसे कहते हैं। अगर मैं परिभ्रमण की बात करूं, परिभ्रमण परिभ्रमण किसे कहते हैं, फिर परिक्रमण के बारे में लास्ट में देखेंगे। परिभ्रमण किसे कहते हैं, पृथ्वी अपने अंश पर या अपने अंश पर, यानी ये अगर मैं बात करूं तो पूर्व और पश्चिम, पृथ्वी अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यानी एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है या घूर्णन करती है, जिसे हम कहते हैं घूर्णन, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी देखो दोस्तों, यहाँ पे अंश पे पृथ्वी अपने अंश पे है, फिर यहाँ पे यह पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा है, पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा में अपने अंश पर परिभ्रमण करती है, यानी परिभ्रमण या घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, यानी दिन और रात होते हैं। फिर से दोबारा डाउट क्लियर करेंगे। पृथ्वी अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है या परिभ्रमण करती है, उसी को परिभ्रमण कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है या घूर्णन करती है, उसी को क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। चलो ये दोस्तों, ये डाउट हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं परिभ्रमण, यानी अगर मैं बात करूं तो परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, यानी दिन और रात पृथ्वी पर किस प्रकार बनते हैं, परिभ्रमण के कारण। ये डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में मोस्टली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पिछली बार रिट में पूछा गया था कि परिभ्रमण यानी दिन और रात किस क्रिया के कारण होते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ऑप्शन थे। तो परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, उसी घूर्णन को क्या, परिभ्रमण कहते हैं, और इस क्रिया से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। फिर दूसरी बात करें दोस्तों परिक्रमण की, यानी परिक्रमण किसे कहते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। परिक्रमण, यह तो हमने पढ़ लिया, परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, उसे परिभ्रमण कहते हैं, यानी इस क्रिया से दिन और रात होते हैं। फिर दूसरी बात करें परिक्रमण, यानी परिक्रमण किसे कहते हैं, थोड़ा
मेन है, मोस्टली ऐसे आराम से देखना। परिक्रमण, परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी घूमने के साथ साथ एक दीर्घवर्तीय क्रिया में, पृथ्वी घूमने के साथ साथ, पृथ्वी घूमने के साथ साथ एक दीर्घवर्तीय क्रिया में, एक दीर्घवर्त क्रिया में, यानी पृथ्वी है जो घूमने के साथ साथ एक दीर्घवर्तीय क्रिया में मार्ग या परिक्रमण करती है, मार्ग या परिक्रमण करती है। परिभ्रमण तो हमने देख लिया था दोस्तों। पृथ्वी अपने अंश पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसी या इस घूर्णन को या इसी क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है परिभ्रमण, यानी परिभ्रमण, परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने घूमने के साथ साथ, यानी पृथ्वी जो क्रिया करती है उस घूमने के साथ साथ एक दीर्घवर्तीय क्रिया मार्ग या परिक्रमण करती है, यानी पृथ्वी घूमने के साथ साथ एक दीर्घवर्तीय मार्ग पर परिक्रमण करती है। यानी दीर्घवर्तीय मार्ग पर मतलब ये पृथ्वी की संरचना है। एक दीर्घवर्तीय मार्ग मतलब ये मार्ग है पृथ्वी का दीर्घवर्तीय, पश्चिम से जो पूर्व दिशा में और घूम रही है उस क्रिया यानी दीर्घवर्तीय क्रिया मार्ग को परिक्रमण कहते हैं। अगर परिक्रमा की बात करूं तो मैं पृथ्वी परिक्रमण, परिक्रमण पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365 दिन और 6 घंटे और कुछ सेकंड लेती है, यानी 365 दिन 6 घंटे। अब 365 दिन और 6 घंटे हैं। अगर मैं बात करूं इस क्रिया, ये कौन सी है? परिभ्रमण, परिक्रमण क्रिया के कारण ही लीप वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है यहाँ से, लीप वर्ष किस क्रिया के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं? साधारण वर्ष, लीप वर्ष परिक्रमण के कारण। और दिन रात किस क्रिया से बनते हैं? ये परिभ्रमण के कारण। ये 365 दिन और 6 घंटे, इसी को 4 वर्ष बाद लगातार 6 घंटे को काउंट करके एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष होता है। यानी 365 दिन तो है साल में, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अगर लीप वर्ष की बात करूं तो मैं 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। ये 6 घंटे इन्हें 4 वर्ष बाद में एक लीप वर्ष के रूप में बदला जाता है, काउंट करके 6 घंटों को, फिर एक लीप वर्ष होता है। यानी 365 दिन की जगह लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। ये परिक्रमण के कारण दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात किए जाते हैं। चलो ये डाउट क्लियर हुआ, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण ही लीप वर्ष या साधारण वर्ष ज्ञात किए जाते हैं, और परिभ्रमण के कारण और दिन और रात ज्ञात किए जाते हैं। यह है हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यह उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर मैं देशांतरों की बात करूं तो देशांतर है 180 डिग्री, देशांतर 180 डिग्री देशांतर में काउंट किया जाता है। अब हमें 4 पार्टों में बांटना है। पृथ्वी के मध्य से एक विषुवतीय रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर मैं पश्चिम से पूर्व की बात करूं तो पश्चिम से पूर्व कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। और अगर मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो ये होती है देशांतरीय रेखा, यानी उत्तर से दक्षिण की रेखा है देशांतरीय रेखा, और पश्चिम से पूर्व की रेखा है ये अक्षांशीय रेखा है। इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवतीय रेखा भी कहते हैं या मोतर रेखा भी कहते हैं। ये 82 डिग्री होके गुजरती है। अगर मैं बात करूं तो ये 5 राज्य से होके गुजरती है। 5 राज्य कौन सा है? एक तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यानी यामोत्तर रेखा है, यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में मैं 30 डिग्री बात करूं, यानी पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री कोण पे पृथ्वी झुकी हुई है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी कितनी डिग्री का कोण बनाती है? ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर उत्तरी दिशा की बात करूं
यानी ये 23.5 डिग्री है जो ये उत्तर में कर्क रेखा ज्ञात की जाती है। यानी 23.5 डिग्री जो रेखा है उत्तर में, इसे कर्क रेखा कहेंगे हम। यानी ये 23.5 डिग्री है, 30 डिग्री इसके बीच में, 60 और 30 के बीच में 23.5 डिग्री है, इसे कर्क रेखा के रूप में हम जानेंगे। फिर यहाँ पे दक्षिण की बात करूं मैं, दक्षिणी गोलार्ध में, अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो 23.5 डिग्री है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो मकर रेखा। यानी दक्षिणी गोलार्ध से 23.5 डिग्री जो पृथ्वी अपनी झुकी हुई है या कोण बनाती है, वहां से मकर रेखा गुजरती है। ये देखिए मकर रेखा, यहाँ से ये मकर रेखा, यानी पृथ्वी के 23.5 डिग्री अगर मैं कोण की बात करूं, झुकी हुई है पृथ्वी कोण बनाती है, वहां से मकर रेखा गुजरती है। आगे बात करें दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या दक्षिणी ध्रुवीय वर्त। अगर दक्षिणी कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो यह है दक्षिणी ध्रुवीय वर्त, और यह अपना दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये दक्षिणी दिशा में होने के कारण ये इतना हिस्सा है जितना 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री उत्तर में इसे ज्ञात करेंगे उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे है 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो कर्क रेखा गुजरती है, ये 23.5 डिग्री, यानी हम इसे 23.5 डिग्री कोण पे पृथ्वी झुकी हुई है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी कोण बनाती है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसके बाद में हमने बात की है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है 0 डिग्री रेखा, उसे क्या कहते हैं हम, यामोत्तर रेखा। यानी 82.5 डिग्री जो ग्रीनविच जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हमने हमारे भारत देश का 5.5 घंटे टाइम आगे, यानी जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगर बात करूं तो 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये हमने बात की थी। फिर अगर मैं एक बात करूं एक देशांतरीय बराबर कितना होता है, 4 मिनट। यानी एक देशांतरीय बराबर कितना समय काउंट किया जाता है, एक देशांतरीय पार करने में कितना समय काउंट किया जाता है, 4 मिनट का। अगर मैं एक अंश की बात करूं कि एक अंश में कितनी सेंटीमीटर कोण बनता है, तो 111 सेंटीमीटर। यानी एक अंश में 111 सेंटीमीटर का बनता है, यानी 111 सेंटीमीटर दूरी पार करनी पड़ती है एक अंश के बराबर। अगर एक देशांतरी की बात करूं तो एक देशांतर में 4 मिनट पार करना पड़ता है। अगर दो देशांतरियों के बीच की बात करूं, यानी दो देशांतर कौन सी होगी, तो अक्षांश रेखा हो गई पश्चिम से पूर्व की, और ये देशांतरी रेखाएं होगी। यानी जो जो उत्तर से दक्षिण की रेखा है उन्हें हम देशांतरीय रेखाएं कहेंगे। यानी 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं ज्ञात करेंगे। तो दो देशांतरों को पार करने के बीच में जो जगह होती है, यानी दो देशांतर है ये देखिए दो देशांतर, इन्हें पार करने के बीच में जो जगह होती है उन्हें क्या कहा जाता है, गोर या गोरे क्षेत्र कहा इसे जाता है। यानी दो देशांतरीय पार करने के बीच में जो जगह होती है उसे गोर या गोरे कहा जाता है। अब मैं बात करूं 180 डिग्री देशांतरीय रेखा, यानी हमने अब 1 डिग्री ये कहां से हुई, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 1 डिग्री। यानी जो 90 डिग्री है, मैंने बात की थी पहले आपको, ये उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ये हुई। उसके बाद में 90 डिग्री दक्षिणी हुई, यानी 90 + 90। अब बात करेंगे दोस्तों 1 डिग्री की, यानी हमने 181 डिग्री यहाँ पे ज्ञात की थी 1 डिग्री, तो हमने ये पहले ज्ञात की थी एक अंश बराबर पार करने में 111 सेंटीमीटर लगते हैं, तो हमने 90 डिग्री यहाँ पे काउंट की और 90 डिग्री यहाँ पे काउंट की। अब ये 1 डिग्री अंश है, ये 1 डिग्री अंश प्लस में ज्ञात कर लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 181 डिग्री ज्ञात करेंगे देशांतरी रेखा। अगर अक्षांशीय रेखा की बात करूं जो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, ये अक्षांश रेखा 90 डिग्री इसे कहते हैं। अगर मैं निर्माण की बात करूं पृथ्वी की, तो 88.8% आयरन से द्वारा FW क्लार्क के अनुसार, एक वैज्ञानिक था FW क्लार्क,
FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की अनुमानित फीसदी कितनी आयरन से बनी हुई है? 88.8% से बनी हुई है। अगर आप पृथ्वी की ये संरचना की बात करें, ऊपरी मेंटल यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे ऊपरी मेंटल कहा जाता है, जो 0 डिग्री ज्ञात किए जाते हैं, यानी 0 डिग्री किलोमीटर हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करूं तो निचली मेंटल कहा जाता है, जो दूसरे स्थान पे 30 डिग्री के अनुमानित हम इसे यानी 30 किलोमीटर ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ पे और 200 किलोमीटर, ये 700 किलोमीटर। अगर लास्ट में पृथ्वी की मैं बात करूं तो 6770 किलोमीटर इसमें 6370 किलोमीटर गहराई, यानी पृथ्वी की गहराई कितनी है? 6370 किलोमीटर। इसे ये भाग है जो यानी निचली मेंटल और बाह्य कोड के बीच में जो भाग होता है उसे लेह संबंधता कहा जाता है, जो 12.3 डिग्री दर्शाता है। उसके बाद में ये नीचे का कोड है जो आंतरिक कोड कहा जाता है, उसे ये है 13.3 में इसे ज्ञात करेंगे। यानी 5150 है आंतरिक कोड के बारे में, जो 5150 किलोमीटर दर्शाता है। उसके बाद में ये भाग है बाहरी कोड, और बाहरी कोड और आंतरिक कोड के बीच में जो गुजरता है दोस्तों उसके क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग, यानी गुटेनबर्ग नाम से जाना जाता है, जो लेह संबंधता और आंतरिक कोड है। उसके बाद में पृथ्वी के मैं घनत्व की बात करूं कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी के घनत्व की बात करूं तो 2.90, उसके बाद में 3.3, फिर 4.3 और फिर 5.5, और लास्ट में मैं बात करूं घनत्व की तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? अधिकतर 10, और कम की बात करूं तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 2.90। अब हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं यानी सूर्य, अगर यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी आती है वो यहाँ पे पड़ती है, तो इसी के कारण ये पृथ्वी की ये यहाँ पे छाया वाला भाग हो गया बीच में, तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया 21 जून। यानी जो 21 जून है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। फिर यहाँ पे अगर पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है, अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ वाला ये भाग है, ये छायांकित भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टुंड्रा प्रदेश है दक्षिणी भाग में, जहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश 6 महीने तक नहीं पहुँच पाता, इस कारण वहाँ पे रात होती है। तो अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का होता है 21 जून। अब जब पृथ्वी का प्रकाश गिरेगा पृथ्वी पे, सूर्य का प्रकाश गिरेगा पृथ्वी पे, तो यहाँ पे यह प्रकाश है बीच में अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पे गुजरेगा। तो उसके बाद में ये अगर मैं 22 सितंबर की बात करूं और 21 मार्च की बात करूं तो दिन और रात समान होंगे। यानी पृथ्वी पे 22 सितंबर और 21 मार्च की बात करूं, ये 6-6 महीने के इसमें अंतर रखना है, यानी 6 महीने का यहाँ पे अंतर रखना है दक्षिणी कटिबंधीय क्षेत्र और यह शीतोष्ण, यानी पृथ्वी का यह भाग हो गया विषुवतीय रेखा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे छायांकित भाग हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध का बात करूँ तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगर पृथ्वी सूर्य की बात करूँ, सूर्य का प्रकाश दक्षिणी भाग में पड़ता है तो यहाँ पे जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे टुंड्रा भाग में 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। अगर मैं बात करूँ अक्षांशीय रेखा, यानी अक्षांशीय रेखा यहाँ पे गुजरती है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पे दिन और रात समान होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि 6 महीने का इसमें अंतर होता है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अगर दिन और रात समान होते हैं, यानी दिन और रात समान